तो पहला करंट अफेयर्स राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे 1 मई को इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के जो श्रमिक वर्ग हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। सबसे पहले इसे अमेरिका में मनाया गया था 4 मई 1886 को, क्योंकि उस दिन वहाँ के श्रमिकों ने 8 घंटे काम की मांग की थी और उसे पूर्ण किया गया था। तो सेकंड करंट अफेयर्स में देखते हैं कि लॉकडाउन से गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसे इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि गंगा नदी का हमारे जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे भौगोलिक क्षेत्र का। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ स्वच्छता आ गई है, पानी की गुणवत्ता और वहाँ की हवा में। इसको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले 1985 में एक्शन प्लान लाया गया था, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद से 2015 में नई गवर्नमेंट के ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया, जो कि फलतः सफल होता दिखाई दे पड़ रहा है। और इसीलिए जो CPCB है ने, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने अपने 36 निगरानी बिंदुओं में 27 में अब गंगा को स्वच्छ पाया है। तीसरा जो करंट अफेयर्स है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो ई-कॉमर्स का कार्य करने के लिए भारत सरकार ने CSCओं को चुना है। CSC मीन्स सर्विस, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जहां आप अपने आधार कार्ड वगैरह की जानकारी या सुविधा के लिए जाते हैं। दोस्तों, इसके तहत सरकार 60 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ना चाहती है। और जो ऑनलाइन सामान लेने खरीदी बिक्री में जो समस्याएं आ रही हैं उस पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों को साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश की जा रही है। इसके ज़रिए लोग जो अपना सामान है, खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध फल सब्जियों को ऑनलाइन एक स्पेशल ऐप के ज़रिए मंगा सकेंगे। ये सुविधा देने के लिए इस पहल को लाया गया है। चौथा जो करंट अफेयर्स ग्रिड 2020 की रिपोर्ट, जिसमें 2019 में भारत में तकरीबन 5 मिलियन लोगों ने विस्थापन कर लिया। ग्रिड रिपोर्ट क्या है? ग्रिड रिपोर्ट को द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, जिसे IDMC द्वारा जारी किया जाता है। IDMC ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें भारत में 2019 में तकरीबन 5 मिलियन लोग, मतलब 50 लाख लोग विस्थापित हुए, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये इसलिए रिपोर्ट जारी की जाती है ताकि सरकार को अपनी योजना बनाने में सफलता मिले। कहाँ किस प्रकार की समस्याएं आ रही, क्यों वह लोग अपने मूल निवास को छोड़कर किसी दूसरे निवास की ओर जाना पसंद कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 33.4 मिलियन लोग का विस्थापन को पूरी दुनिया में सामना करना पड़ा है ना, 33.4, जिसमें से 145 देशों में फैले हुए हैं लोग। 2019 में तकरीबन 4 मिलियन लोग जो हैं वो चीन, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों में भी विस्थापित हुए हैं, पर सबसे अधिक हमारे देश में हुआ है 5 मिलियन। पांचवा करंट अफेयर्स में है कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत 53वें स्थान पर है। जो बजट पारदर्शिता है वो ओपन बजट सर्वेक्षण IBP इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें 0 से 100 के पैमाने पर माप करता है। और इसमें सबसे पहले स्थान पर 87 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड है। दोस्तों, आपको बता दूं, इसे भी इसलिए जारी किया जाता है ताकि दर समय ये जाना जा सके कि हम जो बजट बना रहे हो कितना उपयोगी है, कितना सही है, उसके पैसे सही जगह उपयोग हो पा रहे हैं नहीं। इसकी विशेषताएं यह है कि विश्व स्तर पर 117 देशों में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें भारत ने 53वां स्थान हासिल किया है। 100 में से 49 का स्कोर भारत को दिया गया है और वैश्विक औसत में 45 अंक का स्कोर है। और बाकी जो हमारे सहयोगी देश हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील में ये 87, 82 और 81 रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें हमारे देश के जो IT विभाग के मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने इसका अध्यक्षता की। और इसे सऊदी अरब में किया गया, जहां पास जो देश हैं वो कोविड-19 के नाम से जितनी प्रभावित हुए हैं उस पर क्या वो टास्क फोर्स निर्मित कर रहे हैं और $5 ट्रिलियन के निवेश लगाकर जो G20 मतलब जो 20 देशों का समूह है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसे सऊदी अरब में किया गया था और अध्यक्षता की थी रविशंकर प्रसाद जी, जो IT मिनिस्टर हैं, सऊदी अरब में हुआ। और ये आभासी थी, आभासी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, मणिपुर ब्लैक राइस
गोरखपुर टेराकोटा और कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जीआई टैग देना जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में किस चीज़ की भरमार ज़्यादा है या किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जाता है, लाया जाता है, उस पर यह उसको संकेत को दिया जाता है। 30 अप्रैल को 2020 को मणिपुर के काले चावल, आप देख सकते हैं काले चावल को, और गोरखपुर के टेराकोटा आप देख सकते हैं, जो ये मूर्तियाँ आकार की होती हैं उसे टेराकोटा कहा जाता है। और तमिलनाडु की कोविलपट्टी की कदलई मिठाई, एक प्रकार की मिठाई जैसे आप चिकी बार खाते हैं मुंबई का, वैसे ही टाइप का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और इसकी अलग अलग विशेषताएं यहाँ पर हमने बता दी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसमें CSIR ने विकसित की है किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप क्या है? किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है CSIR द्वारा, जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। इन्होंने इस ऐप को इसे लॉन्च किया है। क्या है? सामान को ढुलाने आपूर्ति श्रृंखला से जोड़कर जो किसानों के बीच जो बिचौलिए होते हैं उनको कम करके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्रदान करने के लिए, ताकि सर्वोत्तम दर पर लोगों का जो किसान है उनको उनके उत्पाद का मूल्य मिल सके। वन नेशन वन कार्ड के तहत 5 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से जो हमारे खाद्य मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान जी ला रहे हैं और बता रहे हैं, पर इसे अब इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन है, जब हमारे मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको राशन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही अच्छा एक काम होगा लोगों के लिए, जहां पास इसमें और 5 राज्यों को पहले से जोड़ दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले ही 12 राज्य इस क्लस्टर में थे, जिसमें से मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड पहले से ही थे, और अभी जो जोड़ा गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश हैं। लगभग 37% जो हमारी आबादी है वो प्रवासी मजदूर है, जिनके लिए योजना बहुत ही कारगर साबित होगी। पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद को क्लियरेंस दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2 मई 2020 को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए के जो नया संसद बनना है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा कमेटी, दोस्तों इसको ध्यान रखिए, इन्होंने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है, क्योंकि यही इस योजना के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने भी जो पर्यावरण है उसके संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इसे लंबित रख दिया था, पर अब इस मामले को क्लियर कर लिया गया है और हमारा संसद जो 93 साल पुराना है उसको नया बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। सेंट्रल विस्टा जो पुनर्विकास परियोजना है, इस परियोजना का लक्ष्य त्रिकोणीय संसद, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ऐसा बनाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। नेक्स्ट है कश्मीरी केसर को जीआई टैग, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि गोरखपुर के टेराकोटा और तमिलनाडु के कदलाई मितई को टैग दिया गया था, उसी प्रकार कश्मीर के जो कश्मीरी केसर है उसको भी टैग दिया गया है। नए राज्य के निर्माण के बाद से यहाँ पास ये चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है, उनके विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जो अभी तक नहीं हो पाया था कि कश्मीरी केसर जो है वो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, और इसका जो महत्व है वो विश्व स्तर पर लोग जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध मसाला के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए जो नेक्स्ट करंट है देखते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में चकमा और हजों को शामिल करने के निर्देश दिए। दोस्तों चकमा और हजों के बारे में भी जानिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा समुदाय है जो आज़ादी के बाद भारत आया था और मिजोरम में रह रहा है, और इनको क्या है जो मुख्य दिशा है वो मुख्य जो सुख सुविधाएँ की चीज़ों से ये अलग हैं। तो भारत सरकार ने एक जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास मंत्रालय है ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को निर्देश करके चकमा और हजों समुदायों को भी कोविड-19 राहत कार्यक्रम में जोड़ने के लिए कहा है, ताकि ये लोग भी इस सुविधा से वंचित ना हो जाएं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों, जिसमें कि स्वतंत्रता विश्व भर के जो प्रेस है उनकी आज़ादी का मूल्यांकन करने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो मुख्य रूप से आज़ादी पर हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों की श्रद्धांजलि को अर्पित करने का कार्य करता है। मतलब प्रेस कार्य करते हुए अगर वो किसी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं या किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके कार्यों को ये सराहते हैं। और इस समय जो 2020 में प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य विषय था, इसको आप याद रखिए, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से भारत के कोर सेक्टर की ग्रोथ प्रभावित है। भारत में जो कोर सेक्टर है अर्थव्यवस्था में टोटल 8 हैं, आपको जानने चाहिए। जो 8 हैं उसमें से हैं कच्चा तेल, इस्पात, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और कोयला शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें उत्पादन क्षेत्र 2020 में लॉकडाउन के कारण सिकुड़ कर रह गया है। मार्च के महीने में जो कोर उद्योग का उत्पादन है वो 6.5% घट गया और 2012 के बाद ये सबसे बड़ी कमी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सबसे बड़ी कमी है। परिवहन क्षेत्र पूरी तरीक़े से रुका हुआ, जिसके कारण पेट्रोलियम क्षेत्र में भी 0.5% की गिरावट है और बिजली की मांग में 7.2% की गिरावट है। इसे आप नोट कर लीजिए, क्या एमपी क्वेश्चन हो सकता है। सीमेंट उद्योग में 25% की कमी व स्टील उत्पादन में 13% की कमी दर्ज की गई है। कोयला ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें पॉजिटिव केस देखा गया है, जिसमें वृद्धि हुई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत ने नैम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। दोस्तों ये नैम वाला नहीं है, ये नैम सम्मेलन है देशों का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया और जो कोविड-19 से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर इन्होंने चर्चा की। जो नैम को हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, जिसे 1961 में प्रारंभ किया गया था। नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये की दूसरी किस्त जारी की गई। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 3 माह तक 500 रुपये महिलाओं के खातों में जो दिए जाने थे उनकी दूसरी किस्त जारी हो गई है। इसे भी जानना जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आने के बाद से जो नई योजना प्रधानमंत्री जन धन के तहत उन्होंने 15 मिलियन खाते खोले थे, उसी के तहत जो महिला धारक उनको अलग अलग तरह के लाभ इस योजना के तहत दिया जा रहा है। और नई योजना के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ला कर लोगों को लॉकडाउन के दौरान मदद करने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन भोगियों दिव्यांगों को 100 रुपये तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी 182 से 202 रुपये दी जा रही है। दोस्तों इस चीज़ों को ध्यान रखिए, 3 चीज़ों को, एक वृद्धावस्था पेंशन जो दिया जा रहा है वो हो गया, मुफ्त सिलेंडर हो गया और तीसरा मनरेगा में 182 रुपये से 202 रुपये तथा 500 रुपये का सीधा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 17वां है जिनेथ बेदोयो लिमा को यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना। देखिए दोस्तों, वार्षिक यूनेस्को या गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ एक व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करता है जिसने स्वतंत्रता के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो इस वर्ष कोलंबियाई खोजी पत्रकार जिनेथ बेदोयो लिमा को 2020 का ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें उन्होंने रचनाएं जो की हैं देश में सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर केंद्रित था। इस पर उन्हें सम्मानित किया गया है और सम्मान की राशि लगभग $45,000 का नगद पुरस्कार उन्हें दिया गया है। तो आप इन्हें याद रखिए, पूछा जा सकता है। 18 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर दशरस कलेक्शन लॉन्च किया गया। दोस्तों कि जैसे आप जैम को जानते हैं उसी पर एक और पोर्टल दशरस कलेक्शन लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को जो गाँव में स्वयं सहायता समूह होते हैं उनमें दैनिक उपयोगिता के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। क्या है, अभी तक वो चीज़ें छूट रही थी उन्हें उसमें इंक्लूड किया गया है और इस योजना को जेम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण स्व सहायता समूह को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लाया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पास विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियाँ अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकती हैं। इससे वस्तु की खरीद फरोख्त में कोई समस्या नहीं होगी, पारदर्शिता बनेगी, कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट। राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 तक स्थगित किया गया है। दोस्तों कि आप जान रहे हैं विश्व भर में कोरोना कहर बरसाया है, इसी के चलते जो राष्ट्रीय युवा मंडल खेलों को 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के साथ इनका टकराव भी हो रहा था, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2020 में ही होने वाला था, जिसे 1 साल के लिए अभी टाल दिया गया है। यह निर्णय कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिया गया है। 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 1 अगस्त से
7 अगस्त 2021 के बीच टोबैको और त्रिनिदाद में आयोजित किए जाने थे। इसको ध्यान रखिएगा, कब आयोजित किए जाने थे? 17वें राष्ट्रमंडल युवा मंडल खेल 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 के बीच। भारतीय अमेरिकी को IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हमें जानना जरूरी हो जाता है जब किसी भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। 5 मई 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट के अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो, दोस्तों नाम याद रखिए, अशोक माइकल पिंटो को नामित किया गया है ना। अशोक माइकल पिंटो ने एरिक बेथेल की जगह ली। एरिक बेथेल ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया। पिंटो अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपर सचिव के रूप में काउंसलर की सेवाएं दे रहे थे और वे राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के सहायक भी रह चुके हैं। IBRD को भी जानिए दोस्तों, IBRD है क्या? IBRD एक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। आपको एमएनएस में काम आएगा। भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब भारत की नौसेना ने एक ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया जिसमें वे मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया है, क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और समुद्र रास्ते से उन्हें लाया जा सकता है। उसके लिए समुद्र सेतु नाम से एक जो ऑपरेशन लॉन्च करके उन्हें लाया जा रहा है, जहां भारतीय जहाज़ों, दोस्तों जहाज़ों का नाम याद रखें, जलाश्वा और मगर को मालदीव के बंदरगाह पर भेजा जा रहा है। पहली यात्रा के दौरान 1000 भारतीयों को लाने का लक्ष्य रखा गया है और भारतीयों की सूची भारतीय मिशन द्वारा मालदीव में तैयार की जा रही है। DCGA ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों DGCA क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसका फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ पोर्टल क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स हैं। ये एक ड्रोन्स हैं जिसके तहत ये राज्य निकाय सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन बनाया गया है, जिसमें विशेष रूप से स्मार्ट सिटीज, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग करेंगे। जैसे आप जान रहे हैं, सैनिटाइज करने का काम करेंगे। इस क्या बोला जाए इसको, जो ड्रोन है उसके जरिए काम किया जाएगा। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक क्या है दोस्तों? सिडबी है, जिसने इंडिया SME सर्विस पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लखनऊ स्थित भारतीय उद्योग विकास बैंक ने हाल ही में एक घोषणा करके बताया है कि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जिसका नाम है इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को परिचालन करने के लिए वित्त या ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सभी सरकारी योजनाओं को इस डैशबोर्ड में एक प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा दोस्तों, ताकि ये इकोनॉमी को ग्रोथ दे सके। जो हमारा 24वां करंट अफेयर्स, उसमें सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया। दोस्तों इसे ब्रो के रूप में भी जाना जाता है। इसे एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है व्यापम के। इसे बोला जाता है ब्रो। इसका फुल फॉर्म आप इमेज में देख पा रहे हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपना 60वां स्थापना दिवस 7 मई 2020 को मनाया। देश के सीमावर्ती इलाकों में विकास के अग्रणी कार्यों के लिए कार्य किया जाता है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ ये आगे बढ़ रहा है। सीमा सड़क संगठन ब्रो भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का काम करता है। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य करती है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। दोस्तों आप इसे याद रखिए कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। तो हमारा जो लास्ट करंट अफेयर्स है आज का, वो है बेरोजगारी दर 27.1% तक पहुंच गई है। यह रिपोर्ट दी है CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ने। दोस्तों 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र, जिसे कहा जाता है CMIE, ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। इस समय 121 मिलियन लोगों के पास काम नहीं है। डेटा में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 के संकट के कारण 91.3 मिलियन दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हैं और इसके अलावा
18.2 मिलियन उद्यमी बिना काम के हैं, क्योंकि मजदूरों की कमी हो गई है। कोविड-19 के कारण लगभग 17.8 मिलियन वेतनभोगी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है और बेरोजगारी दर को आप अच्छे से याद रखिए, 27.1% तक पहुंच गई है। ये आंकड़े CSME ने दिए हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र है। और साथ ही यह भी बताया है कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर शहरी और ग्रामीण दोनों बेरोजगारी दर बढ़ी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर जो है वो 20.88% है और शहरी क्षेत्रों में ये ग्रामीण क्षेत्रों में 20.8 से बढ़कर 26.11% हो गई है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का साप्ताहिक वीडियो। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर्स, बिंदुवार मिल जाएंगे, इजी क्विजेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सभी एग्ज़ाम्स के, स्टडी मटेरियल्स हैं और समय समय पर जो एग्ज़ाम्स के लिए न्यूज़ हैं वो भी अवेलेबल है। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक चैनल को या फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।